अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 23 और पार्ट नंबर 12 ऑफ डोमेन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन यूज़ ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो हम लोगों ने क्रिप्टोग्राफी पढ़ ली, हमें सिमेट्रिक एल्गोरिदम का पता चल गया, सिमेट्रिक एल्गोरिदम का पता चल गया, हमें पता चल गया कि मैक क्या होता है, एच मैक क्या होता है, डाइजेस्ट क्या होता है, हैशिंग फंक्शन या वन वे हैश क्या होता है। ठीक है, आज हम इसके थोड़ा सा अब इस तमाम इन्फॉर्मेशन को सम अप करेंगे, थोड़ी सी बातें डिस्कस करेंगे। आज बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हमें पता है कि प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के अंदर जाता है, ब्लैक बॉक्स भी हो सकता है, वो कर्जॉफ प्रिंसिपल अभी हम देखेंगे एक दफ़ा। और उसके बाद वो जो एंड रिज़ल्ट हमें देता है जिब्रिश या एक ऐसी चीज़ जो हमें समझ नहीं आती, इस कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। और इस तमाम सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो से आपके पास होती है वो आपकी की होती है। ठीक है, अब हम एवोल्यूशन या जो हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टोग्राफी को एक नज़र देखेंगे, बड़ा 5000 फुट व्यू। तो मैनुअल इरा था, मैनुअल इरा के अंदर जो सेपरेटन जो से है स्काई टेल एक मैकेनिज़्म था कि वो एक पीस ऑफ स्ट्रिप या बार्च या लेदर के पीस के ऊपर जो सा है कुछ लिख लेते थे, और उसके बाद एक रॉड होता था और उसके ऊपर लपेट देते थे उसे। तो फिर वो जो प्रोसेस था वो इंक्रिप्शन मैकेनिज़्म था। मुझे एग्जैक्ट इरा नहीं पता, मगर मेरे ख्याल में BC's 57 BC से लेके 200 AD तक था ये मैनुअल इरा था। उसके बाद आ गया मैकेनिकल इरा। सो मैकेनिकल इरा जो सा है वो है पेंसिल एंड पेन एंड पेपर से निकल के हम डिस्क और रोटर्स के ऊपर चले गए, जिसमें जर्मन एनिग्मा मशीन आ जाती है। अच्छा, इसी के दौरान ही मुझे एक बात पता चली। मैं पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी रिसर्च कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, और वहाँ पे एंटी कैथरा मैकेनिज़्म, ठीक है, एंटी कैथरा मैकेनिज़्म, ठीक है। हम लोग ये समझते हैं कि ये जो रोटर्स और ये कॉग्स और ये जो गरारियाँ जिसे हम उर्दू में बोलते हैं या पंजाबी में, मुझे नहीं पता, तो ये जो सा है ये मैकेनिज़्म बड़ा एडवांस है, इसीलिए हमने कहा मैकेनिकल एरा जो सा आजकल का दौर था। कुछ अरसा पहले जो सा है ग्रीस के पास एक आइलैंड था, वहाँ से उन्हें शिप रेक मिला, और उसके अंदर से उन्होंने एक एंटी कैथरा मैकेनिज़्म का बॉक्स निकाला, जिसके अंदर बड़े एडवांस किस्म के व्हील्स थे, और वो इतने एडवांस थे कि उनके ऊपर तकरीबन 200 कुछ के करीब जो से हैं ये दांत बने हुए थे, टीथ। और उसके बाद वो लिंक्ड थे पुली डिफरेंट मैकेनिज़्म से। और ये जो बॉक्स डेट बैक करता है ये 100 BC में डेट बैक कर रहा है। ठीक है, यानी ग्रीक रोमन एम्पायर जो सी थी उनके पास ये मैकेनिज़्म पड़े हुए थे। तो ये जो मैकेनिकल एरा की आज हम बात कर रहे हैं, ये 1900 1700 के अराउंड, ये एक्चुअली जो सा 100 BC में एग्जिस्ट करते थे। हम लोगों को पता नहीं था ये टेक्नोलॉजी उस टाइम एग्जिस्ट थी। वो बार एंटी कैथरा मैकेनिज़्म उनकी जो सा है बड़ा एडवांस मैकेनिकल बॉक्स है जो उन्हें शिप रैक में से मिला, और बहुत सारे लोगों ने उसको डेट में डिस्कस किया हुआ। अगर आप गूगल करेंगे व्हाट इज़ एंटी कैथरा मैकेनिज़्म, तो सिर्फ आप ये सोचें कि 100 BC के अंदर उनके पास ये मैकेनिज़्म था, तो पॉसिबिलिटी है उनके पास भी कोई क्रिप्टोग्राफिक मशीन हो, बट इट्स वेरी हार्ड टू से इट। फिर उसके बाद मॉडर्न ईरा आ गया, जिसे हम आजकल का दौर है, और हमारे पास एडवांस इंक्रिप्शन है, कंप्यूटर्स एडवांस हो गए हैं, और हम लोगों ने जो सा है इंक्रिप्शन, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, PKI इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ करके देख लिया। ठीक है, अब आ गई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्वांटम जो की है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मुझे पिछले दिन एक PhD रिसर्च से बात करने का मौका मिला। ही इज़ वर्किंग ऑन इमर्जिंग क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी, और उसमें क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। वो कहता था क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसे कहते हैं क्वांटम की ग्रोथ, मगर आपकी बुक ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, वो सारी जो सी है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के ऊपर बेस करती है। सीक्रेट की जनरेट होती है विद द क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, और फिर क्लासिकल एल्गोरिथम यूज़ होता है इनक्रिप्ट द डेटा। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जब भी आप पढ़ते हैं, मैंने एक एम्प्टी स्लाइड बनाई हुई है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जब भी आप पढ़ते हैं तो आपने एक बात याद रखनी है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी A से B तक डाटा इनक्रिप्ट करने का मैकेनिज्म नहीं है, इस फॉर द की एक्सचेंज। तो की एक्सचेंज होगी आपकी थ्रू क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। जिस तरह आपकी की एक्सचेंज होगी उसके बाद आप अपना AES यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, ये जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ये आपकी रिप्लेस करेगी RSA को, एलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी, और क्या DH को। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, इसके लिए अब मुझे नहीं पता कि ये अब हम थोड़ी सी है, अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप ये स्लाइड स्किप कर दें, आपके CISSP को ये कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सा है क्वांटम जो सा एक फोटोन होता है। ठीक है,
ठीक है, जिसका एक स्पेसिफिक मास होता है और उसकी एक वेलोसिटी होती है, ठीक है, जिसे हम स्पीड कहते हैं, ठीक है। और तो मोमेंटम जो सा है, मोमेंटम विच इज़ p इज इक्वल टू m इंटू वी है, m इंटू वी या एम वी लिख सकते हैं आप इसे, ठीक है। ये मास एंड वेलोसिटी है। तो पोजीशन एंड मोमेंटम जो से दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके ऊपर जो सा है ये क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो सी है बेस करती है। एक प्रिंसिपल था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, HEISENBERG, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो ये कहता है कि पोजीशन एंड मोमेंटम क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी, कैलकुलेट नहीं की जा सकती एक्यूरेटली, ठीक है। कि अगर डेल्टा एक्स जो कि हमारी पोजीशन है और डेल्टा पी, ठीक है, जो कि हमारा मोमेंटम है, वो कैलकुलेट करना हो तो h/4 है, और ये जो सा है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। आप लोग बहुत सारे सोच रहे होंगे, ठीक है। एक्चुअली स्टोरी ये है कि अगर आपके पास पोजीशन हो तो आपको मोमेंटम एक्यूरेटली नहीं हो सकता, अगर आपके पास मोमेंटम हो तो पोजीशन एक्यूरेटली नहीं होती। पर अगर आप ये सारी चीज़ें भूल जाएं तो हम इसको सिर्फ समराइज़ करने के लिए ए ने बी को डाटा भेजना है, और हमारे पास एक फोटोन है और हमने वो फोटोन भेज दिया, ठीक है। ये फोटोन जा रहा है। अब ये जो फोटोन है ना, ये वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है, एनर्जी पार्टिकल है, ठीक है। वो हॉरिजेंटल वाइब्रेशन है उसका वर्टिकल वाइब्रेशन है, और उसकी डायगोनल वाइब्रेशन है। इस चीज़ को जो सा है पोलराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। और जिस तरह ए बी के पास भेजेगा तो इसके पास जो से हैं कुछ रिसीवर्स होंगे जिसके ज़रिए वो इस पोलराइजेशन को डिटेक्ट करता है, ठीक है, वाइब्रेशन को, ठीक है। और जब इस वाइब्रेशन को वो डिटेक्ट करता है तो वो फिर अंडरस्टैंड कर लेता है वैल्यूज़ को, और उन वैल्यूज़ को वो डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर लेता है, वो अपनी की बना लेता है। और इससे जो सा आप वन टाइम पैड जो सा है भी बना सकते हैं। और वन टाइम पैड इज द बेस्ट क्रिप्टोग्राफी एवर दैट कैन एग्जिस्ट लिव फॉर एवर इन द प्लैनेट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अच्छा, फिर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि आप स्निफ कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह ही आप ईव्स ड्रॉप कर रहे होते हो ये डाटा, तो जो नेचर ऑफ फोटोन है वो चेंज हो जाती है, और उसकी जो वैल्यूज़ हैं, ये जो पोलराइजेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी से या क्वांटम जो कम्युनिकेशन है उसको अगर कोई भी स्निफ करेगा तो वो जो सा है वो डिटेक्ट हो जाएगी। और जिस तरह वो डिटेक्ट होगी तो क्या होगा कि आप जो सा है को बी को पता चल जाएगा किसी ने स्निफ किया है उस डाटा को, ठीक है। तो डिटेक्शन इज इम्पॉसिबल इन अ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में हम सिर्फ की एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, हम डाटा इनक्रिप्ट अपने स्टैंडर्ड क्लासिकल मेथड से कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक रिसर्च की बात ये आई, मैंने अगली स्लाइड में डिस्कस नहीं की हुई। रिसर्च की बात ये आई, उसने बताया कि अगर हाइपोथेटिकली क्वांटम कंप्यूटर्स बन गए, एनएसए के पास हो, मैं कुछ नहीं कह सकता, तो सबसे पहले जो हमारे एल्गोरिदम्स रिडंडेंट होंगे वो आरएसए होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी होगा, डिफी-हेल्मन। जितने भी हमारे एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम सारे के सारे फारिग हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं क्वांटम क्रिप्टोग्राफी हम यूज़ करते हैं टू डू द एसिमेट्रिक वर्क, कि हम की एक्सचेंज करवाते हैं, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन या क्वांटम की ग्रोथ उसने कहा था, ठीक है। तो ये जो सा है ये कोई एडवांस है, ये बाय चांस आपको टॉपिक भी पढ़ाना था, और मैं अभी 4 दिन पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट से होकर आया हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। और ये जो मैंने फार्मूला बनाए याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैंने भी रट्टे मारे थे बहरहाल, ठीक है। अभी तो मैं देख के लिख रहा था आपकी तसल्ली के लिए, ठीक है। वैसे मुझे याद है डेल्टा एक्स डेल्टा पी प्लैंक्स कांस्टेंट 4 पाई, ठीक है, ये देख के नहीं लिखा। अच्छा, एनीवे, तो ये क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है। इन शॉर्ट कि फोटोन पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहा होता है, और उस वाइब्रेशन को हमने सेंस करना होता है थ्रू द सेंसर्स या एक्सरेज आप समझ लो, और वो जो सी इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ जो से आउट ऑफ द रिसर्च कि अगर आप गूगल करेंगे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी आपको हज़ारों चीज़ें मिल जाएंगी कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को ए से बी के दरमियान जो मैक्सिमम कम्युनिकेशन है, कुछ लोग कह रहे हैं 90 मीटर्स है, और कुछ 200 मीटर्स। जो रिसर्च है कि आप 200 मीटर से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। सो इट एज्यूम इज़ लाइक अ फाइबर ट्रांसमीटर रिसीवर ऑफ द बोथ हैंड, और उसके ऊपर 200 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। अब 200 मीटर कहाँ, हम तो 2000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर की बातें करते हैं। तो अभी इस अ लॉन्ग वे टू गो, मगर
इज कमिंग अवर वे, तभी इसे कहते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है। कोर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल, अवेलेबिलिटी, कि आपके पास जो सिस्टम है वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, आपका सिस्टम जो है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी आप कैसे अचीव करते हैं? बाय इंक्रिप्टिंग -3 AES, आपके पास तमाम एल्गोरिदम्स हैं। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी क्या कि हैश वैल्यू, चेकसम, एच मैक्स, ये आपकी इंटेग्रिटी है, किसी ने रास्ते में डाटा को तो नहीं ब्रेक कर दिया। और इंटेग्रिटी के लिए आपके पास SHA, MD5, SHA 1, 2 और 4, 5 भी अब आज हम डिस्कस देखेंगे एक नज़र। ठीक है। फिर उसके बाद जो सा है इंटेग्रिटी के अगेंस्ट क्या चीज़ हमारे लिए डेंजरस है? इंटेग्रिटी के अगेंस्ट हमारे लिए डेंजरस है कोलिजन, कि अगर दो सिमिलर टेक्स्ट जो से हैं सिमिलर हैश वैल्यू कैलकुलेट कर दें, ठीक है, तो ये कोलिजन कहलाती है उस हैशिंग एल्गोरिथम। MD5 में बहुत ज़्यादा कोलिजन है, SHA 1 में भी आ गई है। ठीक है। फिर एडिशनल फीचर ऑफ क्रिप्टोग्राफी सिस्टम हो गया नॉन रेपुटेशन, डिजिटल सर्टिफिकेट्स है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम जो सा है, डिजिटल सर्टिफिकेट आपने भेज दिया, आपने अपने प्राइवेट से सर्टिफिकेट से साइन करके वो इन्फॉर्मेशन भेज दी, तो जिस तरह वो रिसीव करेगा तो वो नॉन रेपुटेशन, आप इनकार नहीं कर सकते कि यार ये मेरे पास से नहीं गई, क्योंकि आप ही सिर्फ उस डिजिटल सर्टिफिकेट के ऑनर थे। ऑथेंटिकेशन नॉट एज सिक्योर एज नॉन रेपुटेशन, मगर ऑथेंटिकेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ है। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल क्या है कि जब आप कनेक्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास फ्रेज होती है, आपके पास की होती है, जिसकी बेस पे हम आपको एक्सेस दे देते हैं। ठीक है। डेटा एट रेस्ट, हमारे पास डाटा सिस्टम में पड़ा हुआ है, बैकअप ड्राइव में पड़ा हुआ है, हम उसे इंक्रिप्ट कर लें। ठीक है। उसके लिए डिफरेंट किस्म के इंक्रिप्शन टूल्स आते हैं, मगर ज़ाहिर है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम उसी के अंदर आएंगे। ठीक है। तो टूल्स ही एल्गोरिदम्स को यूज़ कर रहे होते हैं। फिर डाटा इन ट्रांजिट, कि अगर आपका डाटा इन द ट्रांजिट है यानी ओवर द वायर जा रहा है, तो आप जो सा है IPsec इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे होते हैं। IPsec फ्रेमवर्क एक्चुअली है, उसके अंदर इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल आ जाता है। AES आ गया, ठीक है, AES 128 या 256, DH आ गया, या और बाकी चीज़ें आ गई, या HTTPS की इंक्रिप्शन है, TLS 1.2। ठीक है। फिर आ गया लिंक इंक्रिप्शन। लिंक इंक्रिप्टर क्या होते हैं? लिंक इंक्रिप्टर होते हैं जो आपके लिंक को इंक्रिप्ट करते हैं। ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास A ऑफिस से B ऑफिस के दरमियान एक लिंक बना हुआ है, ठीक है, इंटरनेट लिंक हो सकता है, IPsec, मुझे नहीं पता IPsec के ऊपर लिंक इंक्रिप्टर क्यों लगाएंगे, MPLS का लिंक है, ये आपकी डार्क फाइबर है, आपने यहाँ पे और यहाँ पे जो सा ये बॉक्स लगा देना। ठीक है। ये आपके लिंक के अंदर जितना डाटा जा रहा होगा उसको इंक्रिप्ट कर देगा। हाँ, अगर आप डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, आप बहुत एडवांस कंपनीज़ हैं जिनको सिक्योरिटी या रिसर्च लेवल पे ज़रूरत है, तो वो हो सकता है। ठीक है। इसी तरह IDQ एक कंपनी है, वो जो सा ये क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की जो की एक्सचेंज है, ये वो बॉक्स है जिससे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी होती है, उसके लिए फिर फाइबर इंटरफेसेस यूज़ होते हैं। ठीक है। तो ये आपकी जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की एक्सचेंज जो सा है, या की डिस्ट्रीब्यूटर या की ग्रोथ, जिसके लिए मैंने नाम यूज़ किया था, वो एक्चुअली ये बॉक्स है। और भी डिफरेंट कंपनीज बॉक्स बनाती होंगी, IDQ को गूगल करके देख लें, इनके पास बहुत सारा कुछ है। ठीक है। फिर आ गया क्रिप्टोग्राफिक लाइफ साइकिल। क्रिप्टोग्राफिक लाइफ साइकिल क्या कि एक जो सा स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रिप्शन है, एक वीकेस्ट इंक्रिप्शन है, फिर उसके बाद वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है और रिडंडेंट हो जाती है। उसके लिए जो सा है बहुत फेमस डॉक्यूमेंट 800-131A है। ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने क्रिप्टोग्राफी के बेस्ट प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स देखने हैं। अगर आप अपनी कंपनी में हैं तो आप मेक श्योर करते हैं कि आप जब पॉलिसी लिख रहे हैं तो आप बताते हैं यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ अ वीकन इंक्रिप्शंस, फॉर एग्जांपल दिस। कुछ कंपनीज जो से डॉक्यूमेंट को रेफर कर देती है, कुछ कंपनीज स्पेसिफिकली मेंशन करती हैं। ठीक है। तो मैंने ये 800-131A की ही एक स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है। ये हैशिंग फंक्शंस हैं। ठीक है। इसके अंदर इंक्रिप्टर्स भी हैं, की एक्सचेंज भी है, रैंडमाइजेशन कीज रैंडमाइजर्स भी हैं, बहुत सारा कुछ है। ठीक है। SHA 1 जो सा है अब बहुत अरसे तक हम लोग यूज़ करते रहे, डिजिटल सिग्नेचर जनरेशन के लिए यूज़ होता है। एक्सेप्टेबल थ्रू डेप्रिसिएटेड 2011-2013, डिसअलाउड आफ्टर 2013 के बाद बिल्कुल डिसअलाउ कर दिया गया। अभी भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, हम IPsec की टनल के अंदर सारा कुछ यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन एक्सेप्टेबल थ्रू 2010, लेगेसी यूज़ आफ्टर 2010, नॉन डिजिटल सिग्नेचर जनरेशन एप्लीकेशन स्टिल एक्सेप्टेबल है। ठीक है। फिर SHA 2 आ गया, 256, 3, SHA 5 तक आ गया। ठीक है। एक्सेप्टेबल फॉर ऑल हैश फंक्शन, यानी ये आजकल के रिकमेंडेड फंक्शन है। तो SHA 256 अगर या SHA 2 कर रहे हैं या SHA 5 कर रहे हैं तो इज़ गुड एनफ फॉर यू गाइस। ठीक है। तो अगर आप लोग SHA 1 कर रहे हैं तो इस डॉक्यूमेंट के तहत आप कंप्लायंस नहीं है। एल्गोरिदम प्रोटोकॉल एंड गवर्नेंस, अगर आप पॉलिसी स्टैंडर्ड या प्रोसीजर रिगार्डिंग अ क्रिप्टोग्राफी लिख रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उसके अंदर मेंशन करें अप्रूव क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स एंड की साइजेस। एग्जैक्टली आप इस डॉक्यूमेंट से वो ये इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। ट्रांजिशन प्लान्स फॉर अ वीकेंड
और कंप्रोमाइज एल्गोरिदम एंड कीज। अगर आपके पास कोई वीकेंड या कंप्रोमाइज एल्गोरिदम चल रहा है तो आप आइडेंटिफाई करें और उसको ट्रांजिशन करने का प्लान बनाएं। प्रोसीजर फॉर द यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड इंडिकेट्स व्हाट इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसेसेस आर सब्जेक्ट टू क्रिप्टोग्राफिक रिक्वायरमेंट। किस किस्म की इन्फॉर्मेशन आप भेज रहे हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ अपना नाम भेज रहा हूँ, क्या मैंने उसे इनक्रिप्ट करना है? अगर मैं अपनी पब्लिक इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, क्या मैंने इनक्रिप्ट करना है? क्या मैं अगर पेशेंट का डाटा भेज रहा हूँ या किसी एम्प्लॉय का डाटा भेज रहा हूँ या पेरोल इन्फॉर्मेशन, हाँ मुझे इनक्रिप्ट करनी है। किस किस्म की इंक्रिप्शन करनी है, दैट डिपेंड्स इन द इंपॉर्टेंस ऑफ द डाटा दैट यू आर सेंडिंग, कि आप किस किस्म का इंपॉर्टेंट टाइप का डाटा भेज रहे हो। अगर क्रिटिकल बिजनेस क्रिटिकल डाटा तो फिर, अगर आपके ट्रेड सीक्रेट्स हैं तो आप बिल्कुल उसे भेजते ही नहीं है, फिर तो आप उसे बड़ा आइसोलेटेड नेटवर्क में रखते हैं, वो नेटवर्क जिसे कहते हैं क्लोज लूप नेटवर्क, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है और ये मेरी कंपनी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये बाहर चलेगी तो हालत टाइट होगी, उसको तो मैं एक ऐसे नेटवर्क पे रखूँगा जो एक्सेसिबल ही नहीं होगा, उसके तमाम पीसीज के जो यूएसबी इंटरफेसेस है वो भी अनप्लग होंगे, उस नेटवर्क से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकती। अगर उस नेटवर्क को एक्सेस करना होगा तो उसके लिए पता नहीं कितनी ऑथराइजेशंस की ज़रूरत होगी, ठीक है। और ये कोई अफसाने या कहानियाँ नहीं है, ये रियल नेटवर्क्स के अंदर होता है, ठीक है। बहुत बड़े डिफेंस रिसर्चर्स ऑर्गेनाइजेशन, एयरबस, रोल्स रॉयस, और कौन सी हो सकती है, एक और कंपनी पिछले दिनों हुआ था, एनीवे ठीक है। तो ये बड़ी कंपनीज जो सी हैं, ये जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो ये क्या आपका F-16 बनाती है, ठीक है, या ये जो यूरो फाइटर्स बनाते हैं, ठीक है, ये सारी कंपनीज़ के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, दैट्स अ क्लोज लूप नेटवर्क, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। फिर उसके बाद आगे की जनरेशन, की किस तरह जनरेट करनी है, अगर करनी है तो क्या है की एस्क्रो, कि अगर किसी थर्ड पार्टी के पास रखनी है, और अगर डिस्ट्रक्शन करनी तो कैसे करनी है डिस्ट्रक्शन ऑफ द कीज़, ये तमाम प्रोसेस लिखने होंगे क्रिप्टोग्राफिक मैनुअल या स्टैंडर्ड या प्रोसीजर्स में। इंसिडेंस रिपोर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग इस पे काम नहीं करते कि लॉस ऑफ की कैसे आप हो गई है तो आप कैसे कंप्रोमाइज़ को आइडेंटिफाई करोगे, अगर वो कंप्रोमाइज़ हो गई है तो क्या करेंगे, ठीक है। देर आर लॉट ऑफ वेज, ठीक है। अगर आपका कोई रूट डिजिटल सर्टिफिकेट हैक हो जाता है और वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, पिछले दिनों जिस तरह एक्सबॉक्स का माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स का डिजिटल सर्टिफिकेट कंप्रोमाइज़ हो गया था, माइक्रोसॉफ्ट ने फिर तमाम लोगों के डिजिटल सर्टिफिकेट्स अपडेट किए थे, सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट हुई है वो, तो ये सारी चीज़ें जो सी है आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी या क्रिप्टोग्राफिक पॉलिसी या स्टैंडर्ड किसी चीज़ में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। Some more international export controls. Some country do not allow any cryptographic tool to be used by their citizens. हाँ exactly, आपको पता नहीं है मगर yes, अगर आप PGP जो सा है प्रीटी गुड प्राइवेसी जो सी है वो यूज़ करना चाहें और वो आप ऐसे कंट्री के अंदर है जो अलाउ नहीं करता, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कोई क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको जो सा है ये सारा कुछ परमिशन लेनी। हाँ, तो अगर आपने कोई ऐसा सिस्टम इंपोर्ट करना है या पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान मुझे नाम भूल गया, पाकिस्तान में एक टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इस तरह इंडिया के अंदर भी आपके साथ यही रूल है, बल्कि अगर आप इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें तो उसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सो अदर हैव अ लॉस टू कंट्रोल द क्रिप्टोग्राफी यूजुअली बेस्ड ऑन द की लेंथ, लाइक UK के अंदर जो सा है पिछले दिनों जब ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होगी यूरोप के अंदर, तो उन्होंने कहा जी PGP हम ब्रेक अलाउड नहीं है आपको यूज़ करना, अगर आप यूज़ करेंगे दे वुड नॉक ऑन योर डोर। सो मगर वो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इस तरह की कैटेगरी ह्यूमन राइट लॉज के अंदर आके वो बच जाती हैं। तो ये जो स्नोडन वगैरह वाली स्टोरी थी, दे वर यूजिंग अ PGP, तो वो बहुत हार्ड होती हैं एजेंसीज़ के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए ब्रेक करने के लिए, ठीक है। फिर लॉ इन्फोर्समेंट एज द लॉ रिक्वायर ऑल ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल टू प्रोवाइड अ लॉ इन्फोर्समेंट विद द क्रिप्टोग्राफिक कीज इन द वीक कीज एंड नॉट अलाउड टू प्रोवाइड न अलाउ प्राइवेट यूज़ ऑफ इंक्रिप्शन। तो अगर आप खुदा ना खास्ता आपने कोई उल्टा सीधा काम किया या किसी वजह से आप सस्पेक्ट हो गए, तो आपके पास अगर वो विज़िट करती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और उसके पास सर्च वारंट है, सो यू आर लीगली बाउंड टू गिव देम योर मशीन पासवर्ड। आप इनकार नहीं कर सकते, अगर आप इनकार करेंगे तो आपको 6 महीने के लिए जेल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है क्या है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, ठीक है। इसमें अंदर X.509 सर्टिफिकेट इशू बाय वेराइजन, उसकी एक इन्फॉर्मेशन है, एल्गोरिदम यूज्ड फॉर द सिग्नेचर, ठीक है, कोई भी एल्गोरिदम जो यूज़ हुआ हुआ सिग्नेचर के लिए, इशूअर का नाम, ठीक है, पीरियड ऑफ वैलिडिटी, ठीक है, सिग्नेचर का नाम, सब्जेक्ट पब्लिक की इंफॉर्मेशन, एल्गोरिदम पैरामीटर्स या कीज़, ठीक है, इशूअर यूनिक आइडेंटिफायर, सब्जेक्ट यूनिक आइडेंटिफायर, एक्सटेंशन, डिजिटल सिग्नेचर ऑफ
CA, ठीक है, हैश ऑफ सर्टिफाइड इंक्रिप्टेड विद द प्राइवेट की ऑफ द CA। ये वो चीज़ है जिसे हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं, ठीक है, मैसेज डाइजेस्ट जिसे हम लास्ट टाइम कह रहे थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है की मैनेजमेंट प्रोसेस। इस पर मैं कोशिश करूँगा एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँ, ये थोड़ा सा इन डेप्थ चला जाता है और आपकी बुक ने भी थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ, 2 सफ़े उसने ज़ाया किए मैं, ठीक है। कर्कहोफ्स लॉ, ठीक है, मुझे नहीं पता इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये नाम। क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम शुड बी सिक्योर इवन इफ एवरीथिंग अबाउट द सिस्टम एक्सेप्ट द कीज अ पब्लिक नॉलेज। और ये बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में है, ठीक है, आपके AES, ये डेस, ये बाकी जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है उनके बारे में जो ये बाकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है। एज फार एज आपकी ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के बारे में हर चीज़ आपको पता हो, अगर आपको की नहीं पता तो वो सिस्टम सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह की मैनेजमेंट के लिए अब जो एडवांस फ्रेमवर्क्स आए हैं उसमें एक XML की मैनेजमेंट सिस्टम है, XKMS, ठीक है। XKMS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो सा है ये की मैनेजमेंट का एक फ्रेमवर्क है, मैं ट्राई करूँगा इसके ऊपर कोई लेक्चर रिकॉर्ड करने के, फिर हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। So, history of cryptography, emerging technology, core information security principle, additional features of cryptography, cryptographic life cycle, public key infrastructure, key management processes, हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब हमने ये की मैनेजमेंट प्रोसेसेस को एक दफ़ा नज़र मारेंगे। XML बेस्ड जो की मैनेजमेंट प्रोसेस है उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। ऑलमोस्ट ये डिजिटल सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन है कि जो एप्लीकेशन जब आप डेवलप करते हैं तो आप उस एप्लीकेशन पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहते, वो की मैनेज ना करें, बल्कि आप एक प्रोसेस यूज़ कर रहे होते विच इज़ कॉल्ड XML की मैनेजमेंट सिस्टम। और उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, उस कैसे यूज़ हो रहा था, हल्का सा उसको टच करेंगे, फिर उसके बाद आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो दैट कॉल्स फॉर द एंड ऑफ द लेसन। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।